अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेट्रिक्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से आप लोगों ने पिछली वीडियो में चेक किया था, और थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ़ यू वीडियो को लाइक करने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। लास्ट इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर इनिशियल डिस्कशन किया था प्रोजेक्टाइल मोशन और एंगुलर मोशन की कंडीशंस क्या हैं, और उसको बेसिक आइडिया हमने डिस्कस किया था कि दोनों किस तरह से जो है कैटेगराइज हो रहे हैं। नाउ चैप्टर नंबर 4 को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, और चैप्टर नंबर 4 में हम बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन का मेन कंडीशन या मेन डेफिनेशन क्या होगा, मेन कॉन्सेप्ट क्या होगा प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, एंड लेटर ऑन चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए किन बेसिक अजम्पशंस के ऊपर आप प्रोजेक्टाइल मोशन को जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं या उसको जो है आप स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसी मोशन है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को एंगल थीटा बनाते हुए जमीन से या हॉरिजॉन्टल से, या हम वर्ड जब डेफिनेशन में जब मेंशन कर रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो थ्रो किया जा रहा है बाय मेकिंग सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, कि अगर आप हॉरिजॉन्टल से, यानी कि आसान अल्फाज में अगर मैं कहूं कि जमीन से कुछ एंगल बनाते हुए मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा हूं, मैं किसी बॉल को, किसी पत्थर को, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा हूं जमीन से कुछ एंगल थीटा बनाते हुए, यानी कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूं वहां से कुछ एंगल बनाते हुए उसे थ्रो कर रहा हूं, और वो जो पैराबोलिक कर्व फॉलो करेगा, ये जो पैराबोलिक आपके पास एक कर्व पाथ फॉलो कर रहा है, इस पैराबोलिक कर्व पाथ को फॉलो करते हुए वो जो मूव कर रहा है, इस तरह की मोशन को हम नाम दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। जी, जब मैं किसी बॉल को, क्रिकेट के अंदर कोई बॉल को थ्रो किया जा रहा है, फुटबॉल में किसी बॉल को, टेनिस में किसी बॉल को थ्रो किया जा रहा है, तो वो एक कर्व पाथ जो बना रही है, उस कर्व पाथ को हम मैथमेटिक्स जबान में क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैराबोलिक कर्व या पैराबोलिक पाथ। और उस पर्टिकुलर पैराबोलिक कर्व और पैराबोलिक पाथ को इस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल मोशन की जबान में मेंशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेजेक्ट्री। जी, क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है ट्रेजेक्ट्री, कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं और वो एक कर्व पाथ बनाता हुआ जाए तो इस तरह की मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन, और वो जिस पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है, इस पर्टिकुलर पाथ को नाम दिया जा रहा है ट्रेजेक्ट्री का। ठीक है जी, सो ये बेसिक आपके पास आइडिया है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। और ये जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये जो आपके पास पूरी सर्कुलर मोशन हो रही है, ये कर्व मोशन जो हो रही है, ये कर्व या एक पैराबोलिक जो मोशन हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी या जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उसके ऊपर एंगल थीटा आपने जो लगाया इस वजह से कि ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट इस लाइन में मूव करे, लेकिन जो जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है, वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और इस वजह से वो उस ऑब्जेक्ट को एक कर्व पाथ के ऊपर मूव करवाएगी। जी, सो यहां पे इसी बेसिस कंडीशन के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं कि जो 2 डायमेंशनल मोशन है वो किस तरह से, कि जब आप ये देखें, जब ऑब्जेक्ट इस प्रोजेक्टाइल मोशन में इस तरह मूव कर रहा है तो एक्स एक्सिस पे भी वो डिस्टेंस कवर कर रहा है और वाई एक्सिस के ऊपर भी अपनी कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहा है। सो एक्स और वाई के दरमियान में ये मोशन हो रही है, इस वजह से इसे 2 डायमेंशनल मोशन का पार्ट बनाया गया। जी स्टूडेंट्स, जब हम बात करें प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की आसान अंडरस्टैंडिंग के लिए या इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए हमें इस कर्व पाथ को समझना जरूरी है, ताकि इसके ऊपर इक्वेशंस की डेरिवेशन या इक्वेशंस को बना सकें। और जिस तरह आप लोगों को पता है कि फिजिक्स में इक्वेशंस को बनाना, या इक्वेशंस को एक पूरी की पूरी इक्वेशंस को जो है फॉर्मुलेट करना, वो बहुत जरूरी होता है, ताकि उसकी बेसिस के ऊपर हम फिजिक्स को मजीद जो है इसकी इंप्लीमेंटेशन कर सकें अपनी डेली लाइफ के अंदर। तो वही काम यहां पे करने जा रहे हैं। जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स या फर्दर आप जो है प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रैक्टिकल कंडीशंस को अगर आप समझना चाहते हैं, तो हमारे पास उसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस होनी चाहिए, और फॉर दैट मैथमेटिकल इक्वेशंस हमने कुछ बेसिक अजम्पशंस कंसीडर की हैं। एंड अगेन, ये रियल लाइफ में जब प्रोजेक्टाइल मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है तो ये फैक्टर्स वहां पे असरअंदाज हो रहे हैं। जी, ये जो फैक्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये असरअंदाज हो रहे होते हैं हमारी रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में असरअंदाज हो रहे हैं। हमने यहां पे अज्यूम इस वजह से करना है ताकि इसका असर या इसका जो आपके पास फैक्टर्स का जो डिपेंडेंसी है वो हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन पे फिलहाल ना हो, और हम सिर्फ आसान अल्फाज में ये समझ सकें कि कर्व पाथ या पैराबोलिक पाथ को किस तरह से समझा जा सकता है। तो सबसे पहली चीज कि आपको पता है बेटा कि जब हम बात करें कि जैसे जैसे जमीन से हाइट बढ़ती जाएगी ऑब्जेक्ट की, तो जमीन से जितना हाइट ज्यादा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जमीन की आहिस्ता आहिस्ता ऑब्जेक्ट के ऊपर कम होती जाती है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी क्या, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे हम क्या नाम देते हैं,
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम क्या नाम देते हैं, इसे कौन नाम देते हैं, वैल्यू ऑफ जी। इस वैल्यू ऑफ जी की बात की जाए तो उसमें भी तब्दीली आती है, और हाइट के लिहाज से वैल्यू ऑफ जी में क्या आती है, जी हां बिल्कुल कमी आती है उसमें। तो वहां पे वो जो कमी आ रही है जब प्रोजेक्टाइल एक आपके पास बहुत हाइट से फेंका जा रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि फिलहाल जी की वैल्यू थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत हाइट से थ्रो किया जा रहा होता है, लाइक अगर कहा यह जाए कि से फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन की इंप्लीमेंटेशन कहां हो रही है, जब कोई पायलट जो है किसी इमरजेंसी प्रिकॉशन के पैकेट्स को फ्लडेड एरिया के अंदर या किसी बहुत ही मुसीबत में फंसे हुए आपके पास जो एरियाज हैं वहां पे किसी मदद के लिए फेंका जा रहा होता है, तो वो पायलट्स को प्लेन से जब फेंकना होता है तो वे बहुत हाइट से फेंक रहे होते हैं, एंड दैट हाइट इतनी ज्यादा हाइट होती है कि वहां पे जी की वैल्यू में इफेक्टिवनेस आ रही होती है यहाँ पे। तो फिलहाल आसान अंडरस्टैंडिंग क्या कंसीडर करें, जी की वैल्यू यहाँ पे फिलहाल इफेक्ट नहीं कर रही। जी हां, सेकेंडली जब इतनी हाइट से ऑब्जेक्ट फेंका जा रहा है या कोई ऑब्जेक्ट इतनी हाइट तक जाएगा तो जमीन की रोटेशन भी वहां पे चेंज हो रही होती है। तो एज ऑफ नाउ जमीन की जो रोटेशन है वो हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन को फिलहाल फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग वो इफेक्ट नहीं कर रही। जी हां, तो ये 2 पॉइंट बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपने बना ली। फिर एक और चीज, जब हम बात कर रहे हैं जहां पे भी आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखें, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, हम अपने सराउंडिंग में देखें तो वहां पे हवा की फ्रिक्शन, जी जिसे हम क्या नाम देते हैं, एयर फ्रिक्शन, वो लाजमी मौजूद होती है। एयर फ्रिक्शन चाहे वो हवा चलते हुए हो या मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को हवा में किसी वेलोसिटी से थ्रो करवा रहा हूं, दोनों सूरतों में मौजूद होती है और दोनों सूरतों में असरअंदाज हो रही होती है। और अगर आप लोगों ने क्रिकेट या फुटबॉल अगर आप लोगों ने खेला हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि जितनी हाइट के ऊपर बॉल होता है उस हवा की आपके पास फ्लो की वजह से बॉल की जो ट्रेजेक्टरी है उसमें चेंजेस आ रहे होते हैं। सो वही चीज यहां पे कंसीडर कर रहे हैं कि एयर फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड टू बी एज नेग्लिजिबल थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, कि एयर फ्रिक्शन फिलहाल तमाम प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए वो क्या रहेगी, वो फिलहाल असरअंदाज नहीं हो रही। जी तो बेटा ये तमाम के तमाम 3 बेसिक पॉइंट्स है जिसकी बेसिस के ऊपर हमने क्या कंसीडर किया, जिसकी बेस के ऊपर हमने कंसीडर किया कि तमाम के तमाम प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो हमने अंडरस्टैंड करना है। सो नेक्स्ट हम क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन की बेसिक कुछ एनालिटिकल ट्रीटमेंट्स, एनालिटिकल एनालिसिस क्या होगी जिसकी बेसिस के ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन की डेरिवेशन कंटिन्यू कर सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू अगेन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया। प्लीज कंटिन्यू दैट प्रोसेस कि आप अपने फेलोज के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोस को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।